अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है बेसिकली स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स एंड टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेल या टिश्यू के अंदर जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं सेल की या टिश्यू की। अब हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने का मकसद ये है कि वी कैन अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी है या हमारे नर्व सिग्नल हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर बायोफिजिक्स इन्वॉल्व है, और हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को। इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं कि हार्ट के केस में जब ईसीजी करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल को मेजर कर रहा होता है। इसी तरह ब्रेन के अंदर ईईजी होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन भी इस बेस के ऊपर काम करता है, एमआरआई भी इस बेस के ऊपर काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं जब मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान आयंस की मूवमेंट होती है। हम जानते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, कुछ आयन अंदर मूव करते हैं और कुछ आयंस बाहर मूव करते हैं। और इन मूवमेंट के दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम नर्व सिग्नल्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 400 जीन्स हैं जो लिंक हैं किसके साथ? आयन चैनल्स के साथ। वैसे नंबर ऑफ जीन तो बहुत ज़्यादा है, अभी हम बात कर रहे हैं वो जीन जो आयन चैनल के साथ लिंक्ड हैं, और अगर इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो तो इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है और वो जीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ये हमारे पास कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री है। 18वीं सदी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर, एक साइंटिस्ट है लुई गैल्वानी, जिसने जब फ्रॉग को उसकी लेग्स को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दी, मीन शॉर्ट पल्सेस दी, तो उसकी लेग के अंदर ट्विचिंग स्टार्ट हो गई। ट्विचिंग का मतलब होता है जैसे हमारी आंख फड़कना शुरू कर देती है, इसको बेसिकली ट्विच कहते हैं। इसी तरह उसकी लेग ने क्या है, ट्विचिंग स्टार्ट कर दी। देन 1950s के अंदर दो साइंटिस्ट हैं, हॉटकिन एंड हाउक्सले, जिन्होंने स्क्विड एक मोलस्क होता है, उसके एक्सॉन को स्टडी किया नर्व एक्टिविटी के लिए, और उन्होंने मॉडल डेवलप किया कि आप किसी भी नर्व की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। और उसकी इस डिस्कवरी की बेस पे उसको 1963 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। दैन 1970 के अंदर नेहर एंड स्कैमन हैं, जिन्होंने पैच क्लैंपिंग इंट्रोड्यूस करवाई। और पैच क्लैंपिंग किसी स्पेसिफिक आयन चैनल के ऊपर, मीन आपकी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर आयन चैनल्स हैं, उन आयन चैनल को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज के इस लेक्चर के एंड में हम वो भी देखेंगे। और इस डिस्कवरी के बिना पर इसको 1991 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आज बेसिकली हम दो टेक्निक देखेंगे। एक वोल्टेज क्लैम्प देखेंगे, जो कि सेल के अंदर आयन जो मौजूद है उनके करंट्स को मेजर करता है, और दूसरा पैच क्लैंपिंग है, जो इंडिविजुअल आयंस को मेजर करता है। जो वोल्टेज क्लैंप है वो आप कह लें कि पूरे सेल को, जबकि पैच क्लैंप है वो इंडिविजुअल आयन को मेजर करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम न्यूरॉन्स और आयन चैनल की एक्टिविटी और कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि मेडिकल एप्लीकेशन में हार्ट या ब्रेन डिसऑर्डर हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, या हम डिजीज़ के चैनल को अंडरस्टैंड कर सकें, या हम ये देख सकते हैं कि नर्व्स या ऑर्गन कैसे काम करते हैं। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि आपकी मेम्ब्रेन है या सेल है, उसके इनसाइड या आउटसाइड में जो डिफरेंस है कि बाहर वोल्टेज या चार्ज कितना है और अंदर वोल्टेज या चार्ज उसका कितना है। इसके अंदर हम देखते हैं कि भी ओवरऑल जो मेम्ब्रेन है आपके कलेक्टिवली कि आउटसाइड कितना चार्ज है और इनसाइड कितना चार्ज है, और इस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि जो मेम्ब्रेन की जो इनसाइड है वो हमेशा नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। मीन जो सेल का इंटरनल पार्ट है उसके ऊपर ओवरऑल नेट पोटेंशियल या चार्ज क्या होगा वो नेगेटिव होगा, आउटसाइड क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरह आपके कह लें कि जो आपके मेम्ब्रेन है वो इवन अगर आपकी रेस्ट में है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तब भी उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर होगा।
टिपिकल हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं कि अगर एक न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के ऊपर एक टिपिकल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होता है और स्केलेटल मसल के अंदर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं? जो सबसे आसान तरीका है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर करने का, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर एक सेल है और इसके साथ हमने एक पाइपेट प्रोवाइड कर दी है। अब ये जो माइक्रो इलेक्ट्रोड या पाइपेट है ये इसके अंदर जाएगा और इसको हम लिंक करेंगे वोल्ट के साथ, के भी एक वोल्ट मीटर के साथ, और इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे हम पीएच मीटर में इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो सिग्नल को कैप्चर करता है। और इस तरह हम ये देख सकते हैं कि जो एक सिंगल सेल है आपका, इट्स सर्व एज अ बैटरी, मीन एक छोटा सा सेल आपकी एक बैटरी के तौर पर काम कर रहा है जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। अब ये चार्ज या पोटेंशियल क्रिएट कैसे होता है? इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आयन चैनल्स और दूसरे हैं आयन पंप्स। आपके जो आयन चैनल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ मॉलिक्यूल को इंटर होने देती है और बाकियों को रोक लेती है। जो यही चीज़ हमारी बेस बनती है सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ऊपर, और ये डिस्टिंग्विश कर सकती है कि कौन सा सोडियम आयन है और कौन सा पोटाशियम आयन है, क्योंकि सोडियम का साइज़ डिफरेंट है और पोटाशियम का साइज़ डिफरेंट है। गो के ये दोनों छोटे हैं मगर फिर भी इन दोनों के दरमियान के साइज़ में डिफरेंस मौजूद है और इस साइज़ के डिफरेंस को आपके आयन चैनल आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सपोज अगर सोडियम एक जगह से गुजर सकता है तो पोटाशियम नहीं गुजर सकता, अगर पोटाशियम गुजर सकता है तो सोडियम नहीं गुजर सकता। तो इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है आयन पंप्स की, जिनको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। हर बार जब ये पंप काम करते हैं तो 3 सोडियम के आयन बाहर जाते हैं और 2 सोडियम के आयन अंदर इंटर होते हैं, और सम टाइम इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी भी चाहिए होती है। और इस सारे प्रोसेस के दरमियान एक स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है जिसको इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं, और यही चीज़ हमें बैलेंस करती है जो आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करती है। और यही जो 3 ऊपर जा रहे हैं 2 बाहर जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस है, 3 सोडियम आयन और 2 पोटाशियम आयन, इनका जो पोटेंशियल बैलेंस है वो डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होता है। नाउ हम बात करते हैं कि भी हमारे पास 2 किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कि इसके लिए किसी एटीपी या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और ये नॉर्मली इसमें चलती है। और इसका मेन ड्राइवर क्या है? आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जहाँ पे कम होगी, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएगी, ये आपकी पैसिव है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि भी आपके पास एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और फिर भी आपने वहीं पे और आयन भेजने हैं, वो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और इसके लिए हमें डेफिनेटली एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि आपको आयन ग्रेडियंट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम मेम्ब्रेन्स के चैनल देखें, ये पैसिव डिफ्यूजन है कि भाई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये वाला जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, मगर पीछे एक प्रोटीन है जो इसको फैसिलिटेट कर रही है, तो ये आपकी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो जाती है। देन आपके पास सिम पोर्ट है कि भी आप देखें ये ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन दोनों सेम साइड पे हैं, ये आयन की मूवमेंट को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये एंटी पोर्ट है, ग्रीन का एरो नीचे है, ब्लैक का एरो ऊपर है, विच मीन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। मीन एक आयन की कंसंट्रेशन नीचे जा रही है और एक आयन की कंसंट्रेशन ऊपर जा रही है। जैसे यहाँ पे देखें, ये बेसिकली एंटी पोर्ट, ये भी एंटी पोर्ट है कि सोडियम बाहर निकल रहा है और पोटाशियम अंदर जा रहा है, और ये वो किस केस में रहा है आपके पास? अंडर द एटीपी, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देन हमारे पास गेटेड चैनल है कि भी एक दरवाज़ा होता है, गेटेड का मतलब है ये डोर है, ये डोर ओपन होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अंदर इंटर होने देता है, बाकियों को अंदर इंटर नहीं होने देता। अब एक टर्म हमारे पास इस्तेमाल होती है आयन एसिमेट्री अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब आयन एसिमेट्री क्या है? आयन एसिमेट्री ये है कि भी अनइक्वल। अब अनइक्वल क्या है? इसके अंदर आपके पास इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, और जिसको कंट्रोल कर रहा है आपका एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप एग्जांपल लें आयन कंसंट्रेशन की मेमेलियन के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया
कि सोडियम आयन आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है और पोटाशियम आयन इनसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने बात की थी पीछे कि 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 सोडियम आयन अंदर इंटर होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है, मीन चेंज हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, अनसिमेट्री है। अब इसी अनसिमेट्री की वजह से हम सेल की सर्वाइवल, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट के बारे में क्या करते हैं, रीड करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये तो हो गई आप कह लें कि भी जब आयन की मूवमेंट हो रही हो या अनइक्वल है, उस टाइम पे क्या होगा जब कोई भी आयन मूव नहीं कर रहा, मीन आयन अपनी रेस्टिंग स्टेज पे है, सेल कोई वर्क नहीं कर रहा, तो उस टाइम हम कहते हैं जो स्टेडी फ्लो है या स्टेडी वोल्टेज है वो सेम होता है। इसके अंदर जो की फैक्टर हैं कि वो क्या है, आपके आयन ग्रेडियंट्स हैं, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है कि कौन सी चीज़ अंदर जा रही है, कौन सी बाहर जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो पोटाशियम आयन्स का होता है। अब हम ये देखते हैं कि पोटाशियम आयन कितने बाहर जा रहे हैं और कितने अंदर आ रहे हैं, और उसकी वजह से आपका रेस्टिंग पोटेंशियल आपका इस्टेब्लिश होता है। अब आयन ग्रेडियंट्स का क्या रोल है, जैसे हमने बात की कि आयन पंप्स हैं, सोडियम पोटाशियम पंप्स हैं, वो इन ग्रेडियंट्स को कंट्रोल करते हैं। 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम अंदर इंटर होते हैं। सिमिलरली आपकी डिफ्यूजन या आपका इक्विलिब्रियम, जो आयन है नॉर्मली डिफ्यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में ताकि बैलेंस मेंटेन कर सके, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, विच मीन आप कहते हैं कि भाई बाहर और अंदर सोडियम के आयन की कंसंट्रेशन बराबर रखनी है। तो जब वो ज़रूरत होगी, अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ मूव करेंगे, अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो ये एक बैलेंस कंसंट्रेशन है, और इसी तरह पोटाशियम आयन भी उसको कंट्रोल करेगा। अब रेस्टिंग पोटेंशियल हमने शुरू में भी बात की कि पोटाशियम ज़्यादा लीव करते हैं और सोडियम कम इंटर होते हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है ज़्यादा। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसको नर्नेस्ट इक्वेशन कहते हैं, और इसका पर्पज़ क्या है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो स्पेसिफिक होता है आयंस के लिए या कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना। सो कंक्लूसिवली ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द आयंस। अगर आपके पास फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर जो कि स्टैंडर्ड है आपका 310 केल्विन के बराबर, तो अर्नेस्ट इक्वेशन आपकी ये बनती है जो कि 26.7 लॉग ऑफ नेचुरल है। पोटाशियम आयन कितने बाहर निकल रहे हैं और पोटाशियम आयन कितने अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है, और ये हम देते हैं मिली वोल्ट के अंदर। अगर आप रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें कि आउटसाइड, अगर आप टिपिकल के वैल्यू जो नॉर्मली बॉडी के अंदर इन और आउट हो रहे हैं, तो आउटसाइड और इनसाइड जो आपका पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है, -91.8 मिली वोल्ट बनता है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि भी जो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है वो नेगेटिव क्यों है। उसकी रीज़न क्या है, पोटाशियम आयन डोमिनेंस है। जो हमारी मेम्ब्रेन है वो पोटाशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है, विच मीन ये पोटाशियम आयन को बड़ी जल्दी बाहर निकाल देती है। सो जो पोटाशियम आयन है वो हमारे डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर प्लस चार्ज है और ये मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है, तो जिसकी वजह से अंदर पोटाशियम आयन या पॉजिटिव आयन की कमी रह जाती है। तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल जो इनसाइड द सेल है वो क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज में रहता है। अब पोटेशियम बाहर चला जाता है तो इसके अलावा दूसरे आयन्स हैं जैसे क्लोराइड है जिन पर नेगेटिव है, इनसाइड द सेल नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल जो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है वो किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। अब ये हमारे पास अगर आप देखें इस डायग्राम को कि भी पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन 140 मिलीमोलर है और जब आउटसाइड जा रही है ये 4.5 मिलीमोलर है। ये एक आपको टेबल बताया गया है कि जिसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर मीन सेल के दरमियान वो कितनी है 15 मिलीमोलर और एक्स्ट्रा सेलुलर 140 है। इसी तरह पोटाशियम आयन की 140 इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर 4.5 है। इसी तरह कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है। तो ओवरऑल ये सारे चार्ज मीन इसमें क्लोराइड और कार्बोनेट भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ज़्यादा जो है हमारे पास सोडियम और पोटाशियम का रोल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भी आप कहें कि भी सिंपली पोटाशियम इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि भी तमाम आयन्स को देखा जाए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं गोल्डमैन इक्वेशन। गोल्डमैन इक्वेशन ये कहती है कि RT स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर और इसके ऊपर
लॉग नेचुरल। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 26.7 आएगा, जैसे हमने पीछे कहा था। अब ये पोटेंशियल है हमारे पास सोडियम आयन का, पोटेंशियल है हमारे पास पोटाशियम आयन का, और पोटेंशियल है हमारे पास क्लोराइड आयन का। ये आउट है, ये आउट है, और ये इन हो रहा है। इसी तरह नीचे देखें, ये पोटेंशियल है सोडियम आयन का इन, पोटाशियम आयन इन, और सोडियम आयन आउट। इन तमाम को आप सॉल्व करें। अगर आप कहें जो पोटाशियम आयन का पोटेंशियल है pKa आपके पास 1 है, सोडियम है 0.04, क्लोराइड है 0.45 एंड सो ऑन। इन सब की वैल्यू आप इंटर करें और इसको सॉल्व करें तो कलेक्टिवली हमारे पास रिस्पांस बनता है -70.1 मिली वोल्ट बनता है। और इस तरह से हम कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ओवरऑल जो हमारा पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो -70 के करीब आता है। इस इक्वेशन को देखें, ये यही बता रहा है आपको कि सोडियम आयन जो आपके पास पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, +70 आ रहा है, और ये मिडल में 0 मिली वोल्ट है। क्लोराइड आयन -40 है, और आपके पास जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो -70 है, और जो पोटाशियम का है वो -92 है। विच मीन ओवरऑल कुछ बाहर जा रहे हैं और कुछ अंदर इंटर हो रहे हैं। ये सोडियम का +70 है, क्लोराइड का -40 है, पोटाशियम का -22 है। ऊपर वालों को और नीचे वालों को निकाल के ओवरऑल एक्सचेंज को माइनस करें तो हमारे पास कितना बनता है, -70 मिली वोल्ट बनता है। ये यहाँ तक अभी हमने बात की कि अभी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बट अगर लेट्स सपोज हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, ये सिंगल पोटाशियम सिर्फ अकेला इसमें काम नहीं कर रहा, इसके अलावा जैसे हमने बात की सोडियम भी काम कर रहा है, क्लोराइड भी काम कर रहा है। तो ओवरऑल ये सोडियम का और क्लोराइड का और फिर यहाँ पे इसका टोटल मिला के हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में ही आता है। अगर आप रियल पिक्चर देखें और इसको समझें कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह काम करती है। इसके अंदर जो हमारा करंट होगा वो आयन फ्लो की तरह काम करेगा, जो आयन चैनल है वो रेजिस्टर्स की तरह काम करेंगे, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हमारा बैटरीज की तरह काम करेगा। अब जब हम मेम्ब्रेन को एज ए इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर करते हैं तो कुछ डेफिनेशन हमें ये भी देखनी है कि रेजिस्टर्स को हम RM से जाहिर करेंगे, कैपेसिटर को हम CM से, और वोल्टेज सोर्स को EM से, मीन जो आपका पोटेंशियल है। अब ये जो रेजिस्टर्स हैं ये आयन चैनल्स हैं, और इनकी कंडक्टेंस जो होगी वो होगी GM = 1/RM। और कैपेसिटर हमारा जो है बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है और आगे परस्यू करता है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हमारा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ रही है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है। सो जब कोई आयन यहाँ से यहाँ मूव करता है तो हमारे पास कैपेसिटेंस के अंदर पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। मीन आप कह लें कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज में है, यहाँ पे कुछ चार्ज है आउटसाइड इनसाइड, तो कैपेसिटेंस के अंदर वोल्टेज स्टोर है, मीन उसके अंदर एबिलिटी है कि वो वर्क कर सकता है। जब आयन की मूवमेंट होती है तो ये उस आयन की मूवमेंट को रेजिस्टेंस शो करता है। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वजह से एक करंट का फ्लो होता है जो कि बेसिक फिजिक्स के ऊपर बेस कर रहा है। नाउ इसके अलावा आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसके ऊपर कुछ एडिशनल फैक्टर भी काउंट होते हैं, जिसमें डोनान इफेक्ट है और डायनामिक उसकी नेचर है। डोनान इफेक्ट क्या है कि जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल हैं जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह होगी जो कि इम्परमिएबल आयंस हैं। इम्परमिएबल आयन का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये जो क्रॉस नहीं कर सकते, ये ओवरऑल आपके मेम्ब्रेन के ऊपर अगर ये आके स्टिक हो गए तो आपके मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेंगे या चेंज करेंगे या इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेंगे। और दूसरा हमारे पास डायनामिक नेचर है कि भी हम कहते हैं जो रेस्टिंग चार्ज है वो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन की कि वो आयन को किस तरह से शिफ्ट करती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे ओवरऑल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भी हमारे पास जो आयन ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी मॉडल में कैसे काम करती है। हम कहते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है आयंस के अंदर, उसके अंदर दो ईच आयन, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड आयन है या कोई और आयन है, जब वो इक्विलिब्रियम इसका अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है और वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आपके पास एक बैटरी की तरह काम करता है या एक बैटरी वोल्टेज की तरह होती है। बैटरी क्या करती है, आपकी एनर्जी को या आपके करंट को सेव करके रखती है।
अब जो ड्राइविंग फोर्स है आयन मूवमेंट की कि भी उसको मूव कौन करवा रहा है, वो है EM माइनस E आयन। EM हमारे पास क्या है, EM है इक्विलिब्रियम वोल्टेज है आपके पास, और E आयन क्या है कि भी आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो आयन्स हैं जो मूव करने हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो आपके पास वोल्टेज है और प्लस वो वोल्टेज जो आयन का है उसको आपने माइनस करना है, जिसकी वजह से आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा कि टोटल कितना पोटेंशियल है और कितने आयन मूव कर रहे हैं। और करंट फ्लो जो होगा वो ओहम लॉस के मुताबिक होगा, जिसमें आई को हम करंट से कह रहे हैं और आई आयन का मतलब है कि एक आयन का करंट कैसे होगा। उसके लिए हम इसको देंगे कि EM माइनस E आयन के आयन में से कितना है और मल्टीप्लाई बाई G आयन। G हमारे पास क्या था पीछे हम एक्सप्लेन करके आए हैं, ये बेसिकली हमारे पास कंडक्टेंस है। नाउ हमारे पास अगर जो परमिएबिलिटी का क्या रोल है, परमिएबिलिटी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को मेंटेन करती है और ऑल मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो EM है हमारा, वो बेस कर रहा है कि एवरेज पोटेंशियल कितना है, परमिएबिलिटी कितनी है और कंसंट्रेशन कितनी है। और जो हमारे पास ओम्स लॉ बनेगा आई के मीन आपका जो करंट है, जो पोटेंशियल है वो K का, EM मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है और पोटेंशियल जो कि K का कितना है, G आपके पास कंडक्टेंस कितनी है, ये पोटाशियम के लिए और ये आपके सोडियम के लिए। और अगर आपके पास इक्विलिब्रियम रेस्टिंग स्टेज पे है तो IK प्लस INA इज इक्वल टू 0, मीन ओवरऑल आपका जो चेंज ऑफ आयन है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। देन हमारे पास हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, जिसको शॉर्ट कंडक्टेंस इक्वेशन भी कहते हैं, कि टोटल करंट हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और शॉर्ट कंडक्टेंस अगर हम ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इसके अंदर मिक्सअप करें और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। और रेस्टिंग पोटेंशियल हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो E आयन है और कंडक्टेंस क्या है, G आयन है, कि भी उनकी कंडक्टेंस कितनी है। विच मीन इस आयन को यूज़ करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल की या आइटम की आप कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कैपेसिटर क्या है, मेम्ब्रेन एज ए कैपेसिटर के तौर पे काम करती है। कैपेसिटर क्या होता है बेटा, कि कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। जैसे हमारे घरों में पंखे लगे हुए होते हैं, उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके वो पंखे की स्पीड को तेज़ करता है। अगर आप कैपेसिटर हटा दें तो पंखे की स्पीड को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, या पंखा यूँ समझ ले बिल्कुल हल्का सा जो है ना रुक जाएगा चलते चलते। आपकी जो मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 नैनोमीटर है, 4 × 10⁻⁹। और जो कि ये चार्जेस हैं इसके अंदर होते हैं, और ये इस लाइट सी लेयर के अंदर आपकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब इस जो एनर्जी स्टोर हो रही है ये कैपेसिटेंस के तौर पे काम करती है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रोल करती है। इसका काम क्या है, चार्ज को स्टेबलाइज करना और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, मीन ये आपकी कंडक्टेंस है, ये आपकी फोर्स है, ये करंट फ्लो हो रहा है आई का और ये फ्लंट हो रहा है, सॉरी ये पोटेशियम का करंट फ्लो है आउटसाइड की तरफ जा रहा है, और ये सोडियम का फ्लो है। ये कैपेसिटेंस के तौर पे काम कर रही है। और ये आपके पास मीन आप कह लें कि भी सोडियम का है, और ये भी आपके पास मीन ये आपके पास कंडक्टेंस है पोटाशियम की और ये कंडक्टेंस है सोडियम की। सो जब कोई आयन मूव करता है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो ये एक सर्किट बनता है। मीन आपका ई के और ई एम आपका पोटेंशियल है, जी आपके जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये आपके कंडक्टेंस है, आई आपके ये और ये आपका करंट है, और सी आपके कैपेसिटेंस है। विच मीन यहाँ से आउटसाइड से मूव करके इनसाइड या इनसाइड से मूव करके आउटसाइड। जब ये आयन मूव नहीं कर रहे होते, ये कैपेसिटर की फॉर्म में सेव होता है। जब ये मूव करता है तो ये इससे वर्क फ्लो होता है और एनर्जी फ्लो होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए, डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, और बॉडी को डिफरेंट काम करने के लिए कंडक्टेंस हमें चाहिए। अब अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास चौर कंडक्टेंस इक्वेशन है, जिसका काम क्या है, जो कि फोकस करती है कंडक्टेंस के ऊपर, जो कि जी आयन है, और वोल्टेज के ऊपर।
जबकि गोल्डमैन इक्वेशन है वो आयन परमेबिलिटी के ऊपर, जिसमें पी आयन्स एंड कंसंट्रेशंस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयन को। ओवरऑल हमारा काम क्या है कि हमने प्रिडिक्ट करना है दोनों को, आयन पोटेंशियल को और रेस्टिंग पोटेंशियल को, कि भी मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल और जब आयन इन और आउट हो रहे हैं उनका टोटल पोटेंशियल कितना है। ये हमारा ओवरऑल गोल है। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है? बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल है रैपिड राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टिमुलस। मेन जैसे आप कहते हैं कि भाई आपने अगर कोई वर्क करना है, आपने मूव करना है, आप अभी बैठे हुए हैं और साथ ही आप उठ के खड़े होते हैं और खड़े होकर भागना शुरू कर देते हैं। जब आप रेस्टिंग स्टेज पे हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन एनर्जी है, मेन वो एक रेस्टिंग पोटेंशियल है। जब आप भागना शुरू कर देते हैं तो ये रैपिड चेंज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर टू द स्टिमुलस ये हो सकता है कभी किसी ने आपको कह दिया स्टिमुलस है, या आपका स्टिमुलस हो सकता है आपके ब्रेन ने कहा जी मुझे भागना है, तो आप भागना शुरू कर देते हो। या ये कि भी कहीं पे आप देखते हो कि भी कुछ बच्चा दौड़ रहा है और उसको गिरने का खतरा है, आप भाग के जाते हो उसे बचाने के लिए, ये स्टिमुलस है। और अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल का कि भी एक्शन करना, जिसमें हम न्यूरॉन्स हो गए, मसल हो गए, और जो कम्युनिकेट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये होता क्या है कि भी हमने कहा कि भी एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और ये एक्शन पोटेंशियल में कब कन्वर्ट होगा? जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भी रेस्टिंग पोटेंशियल है आपका 10 के ऊपर, 10 आपका थ्रेशोल्ड है। अगर आपका रेस्टिंग पोटेंशियल 10 से नीचे रहेगा तो एक्शन में वो कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ही वो 10 को क्रॉस करेगा तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए, फ्यू मिली सेकेंड के लिए ये प्रोड्यूस होता है, और मैक्सिमम भी अगर ये जाए तो ये +50 मिली वोल्ट तक जाता है। मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मली पोटेंशियल होता है वो -70 होता है, -70 से उसको -60 पे आएगा, -50, -40, -20, 0 से 10, 2, 3, 40, 50, तो मैक्सिमम भी ये +50 तक जा सकता है, जिसको हम ओवरशूट कहते हैं। अब जो फेजेस हैं एक्शन पोटेंशियल के, वो 5 फेजेस हैं। एक है रेस्टिंग फेज, डीपोलराइजेशन, पीक या ओवरशूट, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। जो रेस्टिंग स्टेज पोटेंशियल है वो नॉर्मली मैंने अभी भी जिक्र किया -70 मिली वोल्ट है, और ये तब प्रोड्यूस होता है जब आपके वोल्टेज गेट्स जो है ना वो क्लोज हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन कब होता है? ये स्टिमुलस के अगेंस्ट जब आपके ओपन होते हैं गेट, सोडियम चैनल्स। रेस्टिंग स्टेज में चैनल क्लोज हो रहे हैं, डीपोलराइजेशन में चैनल ओपन हो रहे हैं। सोडियम बाहर को निकलता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करता है रैपिडली। फिर आता है पीक फेज। पहले रेस्टिंग पोटेंशियल कुछ नहीं हो रहा, गेट क्लोज है, देन डीपोलराइजेशन, गेट ओपन हो गए, सोडियम रश आउट कर रहे हैं, देन पीक पे पहुंचेगा और पीक पे +5 तक जाएगा। जैसे ही पीक तक जाएगा इसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा। गेट ओपन हुआ था, गेट क्लोज हो जाएगा। जब गेट क्लोज होगा सोडियम का गेट क्लोज हुआ, साथ ही पोटाशियम का गेट ओपन हो गया। इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और फिर क्या होगा कि भी पोटाशियम सेल से एग्जिट करेगा, और स्लोली आगे क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगी। जो आपका पोटेंशियल है वो वापस नेगेटिव पे आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि गेट क्लोज हो जाएंगे पोटाशियम के, और वो रेस्टिंग स्टेज पे वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये वही चीज़ है, ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है, गेट क्लोज है। यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है, सोडियम के गेट ओपन हो गए। अब ये पीक पे जाएगा, पीक पे जाके +50 तक पीक पे जाएगा। ये पार्ट आपका ओवरशूट कहलाता है। यहाँ से ये वापस आएगा, सोडियम के गेट क्लोज हो जाएंगे, पोटाशियम के ओपन हो जाएंगे। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। और आहिस्ता आहिस्ता पोटाशियम के गेट क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे ये हाइपर पोलराइजेशन या अंडरशूट जाएगा। यहाँ से जब ये -70 से नीचे जाएगा, इसको अंडरशूट कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये वापस -70 पे आके इक्विलिब्रियम स्टेज पे वापस आ जाएगा। और ये ऐसा होगा क्यों? ये होगा किसी भी स्टिमुलस की वजह से। कि वो स्टिमुलस क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गर्म इस्त्री लग गई है तो आपका स्टिमुलस क्या होगा? फ़ौरन से शूट कर जाएगा, और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास
हॉटकिन हक्सले मॉडल है जो कि डेवलप किया गया 1952 में, जो कि एक्सप्लेन करता है कंडक्टेंस और एक्शन पोटेंशियल को। उसके की पॉइंट क्या है कि सोडियम का इन्फ्लक्स जो जब होता है वो डीपोलराइजेशन कॉज करता है, और बाद में पोटाशियम का इन्फ्लुएंस डीपोलराइजेशन कॉज करता है। और जो कंडक्टेंस है वो आपकी सोडियम और पोटाशियम की एवरी टाइम वो चेंज होती है, जो डिस्टिंक्ट फेज होती है। ये वही पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की हमने अभी बात की। अब हमारे पास है आयन चैनल डायनामिक्स हमारे पास किस तरह से है। ये वही है जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि आपके पास ये सोडियम का ऊपर जाता है, हाइपर शूट करता है, और गेट पहले क्लोज थे फिर ओपन होते हैं, देन सोडियम के गेट क्लोज हो जाते हैं और सोडियम नीचे आ जाता है, और पोटाशियम के गेट जब ये सोडियम नीचे आने लगता है पोटाशियम के गेट ओपन होते हैं और फिर ये नीचे जाता है। और अल्टीमेटली जो ड्राइविंग फोर्स है, सोडियम जब एक्टिवेट होता है वो +70 या +50 तक मैक्सिमम जाता है, जो डीपोलराइजेशन कॉज करता है, और पोटाशियम मैक्सिमम -90 तक जाता है, डीपोलराइजेशन कॉज करता है, और अल्टीमेटली हमारा ये स्टैटिक हो जाता है -70 पे, जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है हमारा। अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल की। यहाँ पे देखें जो डीपोलराइजेशन हो रही है वो सोडियम की वजह से हो रही है, और यहाँ पे आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो कैल्शियम इन्वॉल्व है। ये कैल्शियम की मौजूदगी की वजह ये प्लेटो बन रहा है, मेन ये एक्सटेंड हो रही है। अगर आप पीछे वाला देखें ये पीक पे जाके वापस आ गया था, बट अंडर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है, और ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से है। फिर जब सोडियम आता है तो अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ आती है। ये क्यों हमें चाहिए होता है, ये हम लॉन्गर सिग्नल के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि कार्डियक मसल है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन है, उस टाइम हमें ये एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, ताकि हमें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमारा एक्शन पोटेंशियल चलता रहे। मेन जो आपकी कार्डियक रिथम है वो इस एक्शन पोटेंशियल को बेस कर दी है और हमें एक लाइफ को सस्टेन कर दी है, विच मीन हमारा ओवरऑल जो हमारी बॉडी है इट्स होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास हमने कहा दो टेक्निक थी, एक वोल्टेज क्लैंप टेक्निक है और एक पैच क्लैंप टेक्निक है। तो अभी हम पढ़ेंगे वोल्टेज क्लैंप टेक्निक। वोल्टेज क्लैंप टेक्निक करंट को मेजर करती है, जबकि हमारे पास जो मेम्ब्रेन वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके अंदर जो हमारे पास जो कमांड वोल्टेज है जिसको VC कहते हैं वो एक फिक्स होता है, या उसको हमने सेट किया हुआ है, और उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए, उसको भी मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। और ये जो इंजेक्टेड करंट है वो इक्वल होता है आयनिक करंट में जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्लो करता है। और इस मेथड को सबसे पहले कोल एंड मार्मोंट ने 1940 में प्रेजेंट किया, और बाद में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी हॉटकिन एंड हक्सले ने, जिन्होंने स्क्विड एक्सॉन जो कि एक मोलस्क है उसके ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट किए। अब वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास एग्जांपल है, हम कहते हैं कि भी अगर आप पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं किसी मेम्ब्रेन का जो कि -60 मिलीवोल्ट है, उसमें हमने देखना क्या है कि इनवर्ड जो करंट इंटर हो रहा है वो कितना है, जो कि नॉर्मली नेगेटिव होता है और वो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से है। आउटवर्ड करंट कितना है जो पॉजिटिव है, जो कि पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से। ये इनफ्लक्स है, ये ईफ्लक्स है। देन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम रिडक्शन की वजह से, जो मीन सोडियम को हम ब्लॉक कर सकते हैं। हम इनहिबिटर ऐड कर सकते हैं, जैसे टेट्रोडोटॉक्सिन है, TTX जिसको कहते हैं हम, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। जबकि दूसरा हमारे पास टेट्रा इथाइल अमोनियम जो कि ब्लॉक करता है पोटाशियम चैनल को। इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा कि भी आप या तो कम्प्लीटली सोडियम को ब्लॉक कर लें तो हम प्योरली पोटाशियम को मेजर कर सकते हैं, या आप कम्प्लीटली पोटाशियम को ब्लॉक कर लें जो आप कम्प्लीटली सोडियम को मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज क्लैंप के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर यूज़ करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज क्लैंप एक्सपेरिमेंट की एक एग्जांपल है। ये जो आपको रॉड सा नज़र आ रहा है ये बेसिकली आप कह लें कि भी जाइंट स्क्विड का एक एक्सॉन उन्होंने लिया है, मीन आपको दिखाया डेमोग्राफी इसकी दी हुई है। और E1 एंड E2 इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड ऐड किए होंगे। ये जो EM है ये इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये जो ट्राइंगल 1 और 2 बनी हुई है ये एम्पलीफायर्स हैं।
और ये जो VC है ये वोल्टेज कंट्रोल है, कि मीन एक फिक्स वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। अब EM और VC के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो मेजर किया जाता है, और जो आपका ये E2 एम्पलीफायर है ये E2 को करंट प्रोवाइड करता है जो डिफरेंस होता है, विच मीन जो स्टैंडर्ड आप जो वोल्टेज है वो मेंटेन रखा जाता है बाय यूजिंग द एम्पलीफायर। मीन EM और VC के दरमियान जब इसमें से इलेक्ट्रोड पास किए हैं कुछ वोल्टेज इसका भी होगा, वो वोल्टेज जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे डिटेक्ट होगा। VC का काम क्या है कि इसमें फिक्स वोल्टेज देना है, और जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीफायर के थ्रू इसमें फीड किया जाए। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, और जो डिफरेंस ऑफ करंट होगा जो यहाँ से प्रोड्यूस होकर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो M2 मीटर के अंदर मेजर किया जाएगा। इन केस हम जो करंट इसमें से गुजर रहा है, लेट्स सपोज आपकी मेम्ब्रेन का फिक्स पोटेंशियल है -70, जब आपने इलेक्ट्रॉन के इस एक्सॉन के अंदर से करंट पास किया, कुछ इसका करंट भी होगा तो करंट में चेंज आएगी। वो जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीफायर इसमें फीड करेगा, और उस डिफरेंस को मेजर कहाँ किया जाएगा, इस M2 से मेजर किया जाएगा, और हम उसका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कि उसका वोल्टेज कितना है। अब यहाँ पे इधर देखें, ये मिली सेकेंड्स हैं, ये करंट है जो पास हो रहा है, ये VC है, एक कंट्रोल है, और ये आपका EM है जो इसी फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। I करंट है पोटाशियम का, और I करंट है सोडियम का, और ये जो आपके पास ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वोल्टेज -60 से जब ये 0 के ऊपर आता है तो ये करंट चेंज हुआ है, अब टाइम 0 के ऊपर। अब यहाँ पे जो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से काउंटर करंट आता है, एम्पलीफायर करंट देता है और इसको दोबारा यहाँ से ऊपर लेके जाता है किधर, -6। सो जो IK है ये पोटाशियम का करंट है, और ये IN है, ये जो डॉटेड लाइन है ये सोडियम का करंट है। सोडियम इन और आउट और पोटाशियम इन और आउट, इन दोनों को मिलाकर जो कलेक्टिव करंट बन रहा है वो आपकी इस ग्रीन लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और ये ग्रीन लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि ओवरऑल वोल्टेज के अंदर कितना चेंज आ रहा है, और उस वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं इस क्लैंप एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो हमारा क्लैंप टेक्निक का मेन पर्पस क्या है कि अभी हमने करंट को कांस्टेंट रखना है और वोल्टेज को मेजर करना है। और ये काम कैसे करता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है, जिसमें हम जो वेरिएशन है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था कि भाई यहाँ पे हम डिफरेंस को कांस्टेंट रख के इनके दरमियान जो वेरिएशन है उनको चेक करना है। हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, या प्रोपोगेशन मेजर कर सकते हैं, या कोई और इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो मेजर कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो है पैच क्लैंप टेक्निक। ये इरविन नायर एंड बर्ट स्कैमन था 1970 के अंदर डेवलप की, और ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, या तो सिंगल हो या मल्टीपल आयंस हो, और ये बहुत सेंसिटिव है, मीन बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये ग्लास या क्वार्ट्ज की पाइपेट यूज़ करते हैं जिसकी टिप का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर होता है, और ये एक टाइट सील बना देता है मेम्ब्रेन के साथ और करंट को आइसोलेट करता है, और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जैसे कि हमने वोल्टेज क्लैंप के अंदर यूज़ किया था। अब इस के जो पैच क्लैंपिंग के बेसिक स्टेप्स हैं, इनमें हमारे पास पाइपेट प्रोपोगेशन है। पाइपेट प्रोपोगेशन में हम कहते हैं कि भाई हम उसकी टिप को हीट करते हैं, हीटेड, और उस पर टिप को ज्वाइन करते हैं और फिर उसको पुल करते हैं। मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा, और ये स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए होती है। सेकंड स्टेप है सील फॉर्मेशन। सील फॉर्मेशन में हम जो टिप को जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखते हैं तो आप स्मॉल वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल वैक्यूम की वजह से वो क्या होती है, सक्शन होती है, और सक्शन से जो है ना वो सील उसके साथ टाइट हो जाती है, और आयनिक फ्लो को हम पाइपेट की मदद से मेजर कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास मेजरमेंट है कि हम सिंगल आयन चैनल को या मल्टीपल आयन चैनल को सेंसिटिव एम्पलीफायर की मदद से मेजर कर सकते हैं, और इसके अंदर हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हमने पीछे वोल्टेज क्लैंप के अंदर किया था कि डिज़ायर वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। सो पहला स्टेप है पाइपेट प्रिपरेशन, दूसरा है सील फॉर्मेशन, तीसरा है मेजरमेंट, और चौथा है वोल्टेज करंट। तो यहाँ पे देखें, ये एक सेल है, ये हमारी पाइपेट है जो हमने बनाई हुई है, ये सेल के ऊपर रखेंगे, इसमें सक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगी, आपकी सील अप्लाई हो जाएगी। ये इसको अर्थ किया हुआ है यहाँ पे, और देन ये आपका वोल्टेज है, ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये मीटर है जो इसको मेजर कर रहा है, और ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हम
एक पैच क्लैंप मीन यहाँ पे एक पैच बन रहा है, इसलिए इसको पैच क्लैंपिंग कह रहे हैं, और इसमें हम करंट को मेजर कर दें तो इस मीटर से जितना भी इसके अंदर सिंगल आइन मल्टीपल आइन के जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होंगे हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। पैच क्लैंपिंग के 4 डिफरेंट मॉडल हैं जो हम यूज़ करते हैं। पहला है सेल अटैच कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर पाइपेट सील होती है सेल मेम्ब्रेन पे और हम आयन चैनल को नेचुरल स्टेट पर मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये पार्ट ए आपके पास क्या है, सेल अटैच मेथड है कि सेल यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हम इसको मेजर कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास होल सेल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम जो वैक्यूम या सक्शन है वो स्ट्रॉन्गर प्रोवाइड करते हैं, जिससे मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट रैप्चर होकर पाइपेट के अंदर चला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कंटिन्यूस इसमें पाइपेट में हो जाता है और हम एंटायर करंट उस सेल एरिया के अंदर मेजर कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे देखें हमने हायर सेक्शन प्रोवाइड किया तो ये देखें मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट पाइपेट के साथ ऊपर चला गया और इसके अंदर जितना भी वोल्टेज होगा उस सारे वोल्टेज को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। होल सेल कॉन्फ़िगरेशन का एडवांटेज क्या है कि स्टेबल रिकॉर्डिंग होती है और इंट्रासेलुलर ड्रग डिलीवरी के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि डाइल्यूशन हो जाती है, मीन क्योंकि आप एक कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसलिए आपके पास एक कंपोनेंट का रिजल्ट हो जाएगा। तीसरा मेथड है इनसाइड आउट पैच। मेम्ब्रेन पैच को हम पुल अवे कर लेते हैं और हम इसको एक्सटर्नल मीडियम को मेजर करते हैं। सॉरी जी, ये वाला जो पीछे जो मैंने आपको बताया था कि ये जो बी पार्ट है ये आपके पास पार्ट है द होल सेल मेथड, किसके अंदर ये ओपन है। ये जो सी पार्ट है ये आपके पास है इनसाइड आउट मेथड के भी आपने इसको बाहर निकाल लिया। बी मेथड में जो दूसरा मेथड मैं आपको होल सेल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था, ये फिगर बी को रिप्रेजेंट करता है कि भी आपने होल सेल को रैप्चर कर लिया और सारे कंपोनेंट इसके अंदर चले जाएंगे। जबकि जो तीसरा मेथड आपके पास है इनसाइड आउट पैच, वो आपकी फिगर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेक इट करेक्ट के पीछे मैंने कुछ देर पहले जो बताया मैंने फिगर को उल्टा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको ये देख लें। इनसाइड आउट पैच के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये पैच अलग हो जाता है और इस पैच की हम मेजरमेंट करते हैं। और चौथा मैच है आउटसाइड आउट पैच के भी हम उसको रीसील करते हैं और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस को एक्सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये चौथा मेथड आपके पास है कि भी हमने इसको निकाला और इसको रीसील किया और इसके सेल कंपोनेंट और सरफेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसको परफोरेटेड पैच कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर या सुराख किए जाते हैं और उन सुराख की मदद से आप इंटैक्ट प्रोटीन या इंटर सेलुलर कंपोनेंट को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड हैं। पहला मेथड सेल अटैच मेथड है, दूसरा होल सेल अटैच मेथड है, तीसरा इनसाइड आउट है और चौथा आउटसाइड पैच मेथड है। तो ये सारे पैच के मेथड हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैच क्लम्पिंग की डिफरेंट एप्लीकेशन है। सबसे पहले जो है वैलिडेशन है, जो कि हॉटगिन और हॉस्कले ने की, जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल चैनल करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम सोडियम पोटाशियम जो वोल्टेज गेट हैं उनका एक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, या हम वोल्टेज गेटिंग के मैकेनिज्म या चैनल काइनेटिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स के इफेक्ट को चैनल के साथ जो लिंक्ड हैं वो स्टडी कर सकते हैं, और हम न्यूरोट्रांसमिशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो चैनल एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर एक एग्जांपल हम ले लें कि एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है। डेफिनेटली कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल से होते हैं, और जो की कंपोनेंट है वो हमारे पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर कुछ 3 पार्ट हैं बेसिक। एक सेल बॉडी होती है जिसको सोमा कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सिग्नल को इंटीग्रेट करता है। देन डेंड्राइट्स हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स को देता है। देन एक्सॉन है जो कि लॉन्ग फाइबर है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टारगेट तक, और उसके अलावा सिनेप्टिक नॉब्स होती है जो बटन की तरह होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। ये हमारे पास इमेज है जी, ये नॉब्स या बटन है जो एक्सॉन टर्मिनाई है।
ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है और ये एक्सॉन है और इसके ऊपर माइलिन शीट है और उसके ऊपर नोड ऑफ रेनवियर होते हैं और सिग्नल यहाँ से यहाँ पे आपका मूव करता है और इस माइलिन शीट की वजह से सिग्नल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। और माइलिन शीट या कंपोजिशन के ऊपर आपके ऊपर क्या होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। माइलिन शीट जो है वो प्रिवेंट करती है लीकेज के लिए और आपको इन्हांस करती है सिग्नल कंडक्शन को। अगर ये माइलिन शीट डिस्टर्ब हो जाए तो हमें कुछ डिजीज़ हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये हो सकती है और जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के अंदर जो सिग्नल हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन होती है वो होती है कि डेंड्राइट से, अगर आप यहाँ देखें डेंड्राइट से एक्सॉन से बटन की तरफ जाता है, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। और सिग्नल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कांस्टेंट होती है अलॉन्ग द सिग्नल और ये डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड कितनी है, कि डायमीटर कितना है और माइलिनेशन कितनी है। और ये रेंज करती है 0.5 से 120 मीटर पर सेकंड से, मीन इसकी ये स्पीड है 0.5 मीटर से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर सकते हैं। ये इतने एफिशिएंट है। डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि भी उसका डायमीटर कितना है और उसकी माइलेशन शीट उसके ऊपर कितनी है। अब जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन है उसमें हमारे पास ये 3 फिनोमेना है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड प्रोपोगेशन। डीपोलराइजेशन में जो सोडियम आयन है उनका इन्फ्लेक्स होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन और ये पॉजिटिव हो जाता है। रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन का इन्फ्लेक्स होता है, रीस्टोर करता है और दोबारा से नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है। प्रोपोगेशन के अंदर हम डीपोलराइजेशन ट्रिगर करती है वोल्टेज गेटेड चैनल को और सिग्नल आगे प्रोपोगेट करता है। अब माइलिन शीट के अंदर प्रोपोगेशन कैसे होती है, वो सैल्यूटेटरी होती है। इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं कि ये जंप करते हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और जिसकी वजह से इनकी स्पीड इंक्रीज़ होती है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। अगर ये माइलिन शीट ना हो तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर हम बात करें क्लिनिकल रेफरेंस की, जैसे मैंने पहले बताया कि मल्टीपल डिजीज़ हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ हो सकती है जो डीमाइलिनेशन का मतलब ये है कि भी आपकी माइलिन शीट रिमूव हो जाती है जो डिस्टर्ब करती है नर्व सेल को और आपके जो इम्पल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसमें सिम्टम वेरी करते हैं। अगर माइलिन शीट डिस्टर्ब हो जाए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में विजन प्रॉब्लम हो सकती है, कोऑर्डिनेशन इशू हो सकते हैं या फिर मसल वीकनेस भी हो सकती है। देन हम कहते हैं कि आपके पास जो असेंशियल जो नॉर्मल नर्वस सिस्टम है वो फास्ट और कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है, फंक्शन फास्ट हो जाता है अगर आपका माइलिन शीट आपकी बड़ी हेल्दी हो। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक्शन पोटेंशियल के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है रिफ्रैक्टिव पीरियड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव पीरियड है क्या। हम कहते हैं कि भी एक्शन पोटेंशियल किसी भी न्यूरॉन का, अगर आपने न्यूरॉन ने कोई काम करना है या एक्टिवेट होना है उसके लिए एक स्टिमुलस चाहिए जो स्टिमुलस उस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दे कि न्यूरॉन अपना काम परफॉर्म करे। इस चीज़ को हम कहते हैं कि न्यूरॉन इज़ ऑन फायर, ये उसके रिफ्रैक्टिव पीरियड को कवर कर रहा है। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड 2 किस्म के हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो है कि जिसमें कोई भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, चाहे आपका स्टिमुलस जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो बंद है, विच मीन आपके अगर सोडियम चैनल बंद हैं चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा आपका वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेकंड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल हो सकता है मगर उसके लिए जो स्टिमुलस है वो हमें नॉर्मल सिग्नल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो पोटेशियम पंप हैं वो बहुत देर से क्लोज हो रहे हैं और रिकवरी के लिए, सोडियम चैनल की रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो देर से प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये जो ग्रे एरिया है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। आपका स्टिमुलस चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, यहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा और ये हमारी ग्रे लाइन हमारी थ्रेशोल्ड लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे
ये आपका जो दूसरा है ये आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। ये हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है इस लेवल पे, क्योंकि ये आपका थ्रेशोल्ड लेवल है ग्रे लाइन, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। बट जब आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड चल रहा होगा तो इस लेवल में अगर स्टिमुलस इतना होगा तो आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा, आपको पोटेंशियल इतना ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे आके चाहिए, तब जाके एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। उसकी रीज़न मैंने बता दी है। एक के केस के अंदर सोडियम चैनल क्लोज है या इनएक्टिवेटेड है, दूसरे के केस में जो पोटाशियम चैनल है वो देर से क्लोज होते हैं और उसको रिकवरी के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब यही चीज़ है कि भाई आपके पास हायर स्टिमुलस चाहिए कि भी स्टिमुलस वर्सेस थ्रेशोल्ड, ये जो हमने ऊपर बात की ये स्टिमुलस वर्सेस थ्रेशोल्ड की, इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है कि ये ए है, ये नॉर्मल पोटेंशियल है, जबकि यहाँ पे जो फिगर आपकी बी है ये डिफरेंट लेवल ऑफ इसके अंदर स्टिमुलस हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपको चाहिए, और इसलिए यहाँ पे ये देखिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड को क्रॉस करके आपका एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये यूनिडायरेक्शनल है, इसको हम ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल मेन एक्सॉन है, अलोंग द डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, बैक डायरेक्शन में नहीं जा सकता। और जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है इसको प्रिवेंट करता है ताकि ये बैकवर्ड ना जाए, और इसी वजह से इसकी सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो वेरी फास्ट है और क्विक है। ये बात हम पहले भी कर रहे हैं। सैल्यूटोरी कंडक्शन इन माइलेटन एक्शन, ये वही चीज़ है कि भी जहाँ पे ये हमने जब ऊपर की थी कि जो आपका सिग्नल है वो नोड से जंप करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, द जंप फ्रॉम द वन नोड टू अनदर, इसी को हम सैल्यूटोरी कंडक्शन कहते हैं। और अगर ये माइलिन शीट ना हो तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस हो जाए और कंडक्शन स्लो हो जाए और बहुत जल्दी इसकी कंडक्शन ख़त्म हो जाए। इसकी अगर हम क्लिनिकल रेफरेंस देखें कि नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है कि भी आपको फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन देती है, स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, और जो ओवरलैपिंग सिग्नल है, जो डबल सिग्नल है, उनको प्रिवेंट करती है, और जो सिग्नल प्रोपगेशन है उसको यूनी डायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन में रखती है। और इसके डिसफंक्शन में हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और ये डिस्टॉर्टेड या लो सिग्नल प्रोड्यूस करती है, और रिपीटेटिव फायरिंग सिग्नल या सिग्नल लॉस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है केबल थ्योरी। अब केबल थ्योरी क्या है? ये डेवलप की गई थी लॉर्ड कैल्विन ने, जो कि ट्रांसलैंटिक टेलीग्राफ केबल्स उसने डेवलप की थी, और इसको हमने अडॉप्ट किया है न्यूरल कंडक्शन के लिए 1940 के अंदर हॉटकिन ने यूज़ किया था। अब इसका कंसेप्ट क्या कि जो आपके न्यूरॉन हैं वो इलेक्ट्रिकली जो है ना मॉड्यूलेट किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली पैसिव एंड सिलेंड्रिकल ट्रांसमिशन केबल, मीन जो लॉन्ग एक्सॉन है ये केबल की तरह काम करते हैं, कि जैसे आपको घर में टेलीफोन की केबल बिछी हुई है, या केबल की जो घर में आपके इंटरनेट की केबल आ रही है, या केबल नेटवर्क की केबल आ रही है, उसी तरह ये आपके एक्सॉन भी केबल की काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल को फ्लो करते हैं और जो लीकेज होती हैं उसको भी प्रिवेंट करते हैं अराउंड द मेम्ब्रेन। हम कहते हैं कि जो न्यूरल केबल मॉडल है, जो इसके की कंसेप्ट है वो आगे हम फिगर में देखते हैं। इसमें हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन एज ए रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, उसको आर एम कहेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस को आर एल कह रहे हैं, जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रही है, और मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस को सी एम कह रहे हैं, जो स्टोर कर रही है चार्ज को। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को वी से टाइम कह रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कि कितने टाइम के लिए कितने डिस्टेंस तक एक्सॉन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स सी, हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे जो आपके पास सी है मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस है, आर जो है आपके पास रेजिस्टेंस है, और आर एल है लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस है कि ये इनसाइड द सेल है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है सेल्स के लिए, या आउट ऑफ द सेल है, इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पे जब मूव करने में, यहाँ से यहाँ पे मूव करने में एक पूरा सर्कल प्रोड्यूस हो रहा है, जो न्यूरॉन अपने एक्सॉन प्रोड्यूस कर रहा है और ओवरऑल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर दे रहा है। इसी वजह से मेम्ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के दो कांस्टेंट हैं,
एक टाइम कांस्टेंट है जिसको टाउ से जाहिर करते हैं और लेंथ कांस्टेंट है जिसको लैम्डा से जाहिर करते हैं। अब टी कांस्टेंट का फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर एम और आर सी। आर रेजिस्टेंस है और सी आपकी कैपेसिटेंस है, एम फॉर मेम्ब्रेन दोनों के केस में। ये हमें ये बताती है कि कितने तेज़ी से कितने टाइम में एक सिग्नल अपनी ट्रांसडक्शन कंप्लीट कर लेता है। ये नॉर्मली 1 से 5 सेकंड लेता है। दूसरा है लेंथ, इसका फार्मूला है लैम्डा, आर रेजिस्टेंस आपकी मेम्ब्रेन की और आर रेजिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल। ये देख लें, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये आर एम, और लैम्डा इसका अंडर रूट दिया हुआ है। अब ये लेंथ बताता है कि भी ये एक सिग्नल कितनी दूर तक जा सकता है उससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। नॉर्मली ये 0.1 mm से 0.5 mm से 0.5 cm का फासला तय कर सकता है, इससे ज़्यादा ये फासला तय नहीं कर सकता। अब इस सिग्नल प्रोपोगेशन के ऊपर जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको आर एल बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस है जिसको आर एम बोल रहे हैं, और मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस है जिसको सी एम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आर एम लोअर द आर एल, अगर आर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्सॉन का रेडियस उतना ज़्यादा होगा। लॉन्गर द लैम्डा फास्टर द प्रोपोगेशन। और लैम्डा क्या था? लैम्डा आपकी लेंथ कांस्टेंट थी। जितना ज़्यादा बड़ा होगा प्रोपोगेशन उतनी तेज़ होगी। अगर मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस की बात करें, हायर आर एम मीन आपके पास अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और आयंस कम है तो लीकेज कम होगी। आपका लैम्डा ज़्यादा होगा तो सिग्नल आपका फास्टर तेज़ी से आपके सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा। देन हमारे पास मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस है जिसको सी एम कह रहे हैं। लार्जर द सी एम, अगर सी एम आपका ज़्यादा होगा वोल्टेज के अंदर जो चेंजेस है कम आएंगी, विच मीन आपका जो टाइम है वो इंक्रीजेज होगा। बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में ये अगर ये चीज़ें हम कंसीडर करें तो आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन है बड़ा ही एफिशिएंट होगा। आपका एक ऐसा एक्सॉन जिसका डायमीटर ज़्यादा है जैसे स्क्विक जॉइंट है, सिग्नल बड़ी तेज़ी से मूव करेगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस है आर एल वो कम है। अगर माइलेशन इंक्रीज होगी, माइलेशन की वजह से आर एम इंक्रीज होती है जिसकी वजह से कैपेसिटेंस रिड्यूस होती है और अल्टीमेटली वो वेलोसिटी कंडक्शन आपकी क्या होगी वो इन्हांस होगी। क्लिनिकल रेफरेंस की बात कर रहे हैं, अगेन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में ये आर एम को रिड्यूस करेगा, सिग्नल लीकेज इंक्रीज होगी और प्रोपोगेशन स्लोअर होगी, विच मीन कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, सिग्नल प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं होगा और अल्टीमेटली बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। देन अगर हमने इस सिग्नल प्रोपोगेशन को मेजर करना है तो हमने एक दो मेथड पढ़े हैं, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रोड मेथड है कि भी हम एक सीरीज़ ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देते हैं एक्सॉन में और वोल्टेज को मेजर करते हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे। पैसिफिक एक्सॉन्स हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भी हम इंजेक्ट कर देते हैं करंट की पल्स पहले इलेक्ट्रोड में, देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि सिग्नल किस तरह राइज और फॉल हो रहे हैं, किस तरह ऊपर या नीचे जा रहे हैं। जैसे कि हम कहें कि भी टाइम बेस पे उसकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं, और डिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर हम उसका वोल्टेज मेजर करते हैं जो कि लैम्डा से रिलेटेड है। और तीसरी चीज़ है एक्टिव एक्सॉन प्रोपोगेशन कि भी अगर आपने एक्टिव पोटेंशियल मेजर करना है तो वो प्रोपोगेट होते वक्त उसका स्टिमुलस डिक्रीज नहीं होता और थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर ही रहता है। विच मीन ये तीन मेथड हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रोड मेथड है कि भी आप इलेक्ट्रोड इंसर्ट करके उसको मेजर कर सकते हैं, आप पैसिव एक्सॉन को इलेक्ट्रोड मेथड मेजर कर सकते हैं, और दो किस्म के एक्सॉन हैं, एक पैसिव एक्सॉन है एक एक्टिव एक्सॉन है। पैसिव एक्सॉन जो कि आप कह लें कि थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक्टिव एक्सॉन जो कि आपका अटेंशन पोटेंशियल है वो मेजर कर रहा है। मेन सिग्नल प्रोपोगेशन को आप इसकी मदद से मेजर आसानी से कर सकते हैं। न्यूरल सर्किट एनालिसिस के लिए जो हमारे पास एडवांस टेक्निक यूज़ होती हैं उनमें सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है जो कि न्यूरल स्ट्रक्चर को नैनोमीटर स्केल के ऊपर विजुलाइज करती है। सेकंड हमारे पास इमेजिंग न्यूरल वोल्टेजेस हैं जो कि लाइव न्यूरल सर्किट को मीन अभी जिंदा सेल्स के अंदर आप उसको मेजर कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक हमारे पास ऑप्टोजेनेटिक्स है जो कि आप कह लें कि लाइट सेंसिटिव माइक्रोबियल यानी माइक्रोब के अंदर जो पंप्स हैं जैसे कि ऑप्सिन हैं उनको मेजर करती है।
और इसी तरह हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्रोटीन्स के अंदर भी न्यूरॉन को स्टडी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि आपने लाइट स्टिमुलेशन देनी है, उसके ऊपर लाइट डालेंगे, जैसे ही लाइट डालेंगे वोल्टेज चेंज होगा। उस वोल्टेज चेंज होने की वजह से न्यूरॉन या एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऑप्टा जेनेटिक्स सबसे पहले 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई एक रिसर्चर टीम थी स्टैनफोर्ड और फ्रैंकफर्ट के अंदर। उन्होंने नीमाटोड और फ्रूट फ्लाई के अंदर मूवमेंट्स को चेक किया था यूजिंग दिस ऑप्टा जेनेटिक्स। करंटली ये मैमल्स के अंदर भी यूज़ की जा रही है, जो न्यूरल एक्टिवेशन और इनिबिशन को मेजर कर दी है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी मेजर कर दें। इसके एडवांटेज क्या है कि ये नॉन इन्वेसिव है, विच मीन आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ता या आपको कुछ इंसर्ट नहीं करना पड़ता, कोई कट नहीं लगाना पड़ता। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रिसीजन पावर इसकी बहुत अच्छी है। ये हमारे पास टेक्निक जो कि पैसिव एक्सॉन को बता रही है कि फॉर एग्जांपल आपने ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ भी इलेक्ट्रोड है, यहाँ भी इलेक्ट्रोड है, और आप रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं लाइव कि भी यहाँ से सिग्नल आया, जब यहाँ गया तो यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ से गया। तो ओवरऑल ये इस डिस्टेंस को कि भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूर जा रही है तो आपका स्टिमुलस और सिग्नल का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली पैच क्लैंपिंग हो गई आपके पास, या आपके पास वोल्टेज क्लैंपिंग हो गई, या आपके पास ऑप्टा जेनेटिक्स हो गई। आप इनको सिंपल एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहें कि आपके पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सॉन है जो कि माइक्रोबियल ऑप्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है और वो न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल करती है, उसकी कौन, लाइट कंट्रोल करती है। आप उसमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि उस स्मॉल ऑर्गेनिज्म और मैमल के अंदर लाइट का इफेक्ट कैसे है। इसी तरह आप उनको चेक कर सकते हैं थेराप्यूटिक्स के अंदर या न्यूरो साइंसेस के अंदर। सो कलेक्टिवली जो हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, जैसे हमने बात शुरू में की, ये हमें बताती है कि भी आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपके इलेक्ट्रॉन, आपके गेटेड आयन चैनल, एवरीथिंग इज़ अ लिंक्ड। जब आयन मूव करते हैं, चाहे वो सेल से बाहर जाएं या वो सेल के अंदर आए, वो एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। उस वोल्टेज को मेजर करते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर ये स्पार्क ना हो, अगर ये वोल्टेज ना हो, या ये अगर इलेक्ट्रिक करंट ना हो, तो हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी, हम काम नहीं कर सकेंगे। तो दैट्स वाई, क्योंकि दीज आर द मूवमेंट ऑफ आयंस, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, और दैट इज़ अ लिंक विद बायोफिजिक्स, और हमारी बॉडी उसके ऊपर काम कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.